नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मनीष श्रीवास्तव। मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं लेकर रहा हूं कक्षा 9, 10, 11, 12 के हमारे जितने साथी हैं जिनका बोर्ड एग्जाम नजदीक है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। और अगर आज की वीडियो आपने देखा तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 2 नंबर तो आपको मिलेंगे ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ 2 नंबर मिलेंगे। और 2 नंबर के साथ साथ आपके जीवन में कभी भी इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन एग्जाम में कॉम्पिटिटिव पूछ जाएंगे तो आप जवाब दे दो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एकदम बेसिक तौर से एकदम नीचे से निचोड़ के आपको इस टॉपिक को समझाऊंगा। इसी टॉपिक को नहीं, आप चैनल पर अगर नए हो तो आप वीडियो जाके देखेंगे। किसी भी टॉपिक को अगर मैं पढ़ाता हूं तो मैं बहुत गहराई से और जहां तक हो सकता है मैं आपको पहचानने और पहचान करके समझाने का प्रयास करता हूं। क्योंकि जब तक मैं आपको पहचानूंगा नहीं तब तक आप कैसे पढ़ पाओगे। भाई, हर टीचर का यही दायित्व होता है कि जो पीछे का बैक बेंचर बच्चा है, जो आगे का बच्चा है, उसको साथ लेकर चले। आगे के बच्चों को साथ लेकर हर टीचर सकता है, लेकिन पीछे के बच्चे जो बैठते हैं, जो कमजोर होते हैं, उनको साथ लेकर चलना सबके बस की बात नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, कमजोर बच्चे हों, पढ़ने वाले बच्चे हों, सबको साथ एक ग्रुप में, एक परिवार में समाहित होकर के चलना है। और मैं उसके लिए अथक प्रयास कर रहा हूं। इस प्रयास में आपकी भूमिका ये रहनी चाहिए कि आप हमारा साथ दीजिए। यदि आपने हमारा साथ दिया तो हम बहुत आगे जाएंगे और आपका हमेशा श्रेय हमारे ऊपर बना रहेगा। हमारी फैमिली, परिवार जो है बच्चों, वो 1000 कंप्लीट होने वाला है। और अगर आपको वीडियो देख लीजिए, अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सेशन। यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 का सेशन है। रस रस के 4 भाग होते हैं। एक होता है स्थायी भाव, एक होता है अणुभाव, तीसरा होता है विभाव और चौथा होता है संचारी भाव। इसे हम व्यभिचारी भाव के नाम से जानते हैं। हालांकि इसको मैं अंदर अभी टॉपिक में बताऊंगा। इसके पहले टॉपिक का नाम समझते हैं। टॉपिक क्या है? रस। क्या है? रस। हाँ, रस क्या होता है, करुण रस क्या होता है, एक क्लास में सारी चीज समाप्त कर दूंगा। और ये मेरा कांटेक्ट नंबर है मेरा बच्चा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, या आप मुझसे खुद कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर जी आपसे हम कांटेक्ट करना चाहते हैं। 24 आवर कभी भी आप मुझे फोन करेंगे, मैं आपके साथ जुड़ूंगा, आपकी अपने दिल से सहायता करने का प्रयास करूंगा। जहां तक संभव हो सकता है मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा बच्चों। तो ये आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, साक्षात मैं खड़ा हूँ। ये मेरे वीडियो का थंबनेल है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सेशन, जिसका नाम है रस। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रस का निचोड़ यहाँ पर है। एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान समझिएगा कि आज के टॉपिक में रस का निचोड़ यानी कि एकदम बेसिक तौर से समझेंगे रस क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे रस की परिभाषा, यानी व्हाट इज द मीन्स ऑफ रस। मिक्सचर क्या होता है हिंदी की ग्रामर में। तो आपकी परिभाषा है कि किसी नाटक, कहानी, उपन्यास को पढ़ने, सुनने, देखने से। भैया, जो कोई नाटक कहानी पढ़ेगा तो उसे पाठक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? पाठक। और जो कोई सुनेगा उसे क्या कहेंगे? श्रोता। क्या कहेंगे? श्रोता। और जो कोई देखेगा उसे क्या कहेंगे? दर्शक। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को मेरा बच्चा यहाँ पर मैंने डिनोट किया। ध्यान से देखिए, आप समझिए। लिखा भी हूँ, क्या किया हूँ? लिखा भी हूँ कि किसी भी नाटक, कहानी, उपन्यास को पढ़ने वाले को कहेंगे पाठक, सुनने वाले को कहेंगे श्रोता, देखने वाले को कहेंगे दर्शक। तो किसी नाटक, कहानी, उपन्यास को पढ़ने, सुनने, देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रस। फिर से देखेंगे कि किसी नाटक, कहानी, उपन्यास को पढ़ने, सुनने, देखने से पाठक, श्रोता, दर्शक के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं भैया। अब आती है बात रस की उत्पत्ति। रस कहाँ से आया? तो रस भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से आया है। कहाँ से आया? नाट्य शास्त्र। भरत मुनि कौन थे? एक मुनि थे जिनका नाम था भरत मुनि। तो भरत मुनि का भैया भरत, भरत मुनि का क्या मेरा बच्चा? भरत। यहाँ पर देखिए ना से भरत मुनि का भरत भैया, और नाट्य शास्त्रम का नाट्य, नाट्य शास्त्रम क्या? नाट्य। मिलाने के बाद बनता है क्या? भरत नाट्यम। क्या बनता है? भरत नाट्यम। भरतनाट्यम क्या होता है? भरतनाट्यम डांस होता है जो कि ऐसे ऐसे करते हैं मुखौड़ा पहनकर। तो उसमें देखिए व्यक्त करने का प्रयास करते हैं कि उनकी आंखें, उनकी नाचने के तरीके में वो व्यक्त करते हैं कि वो किस भाव में है, वो किस भाव में है। अगर हमारे आंखों से आंसू गिरता है तो इसका मतलब हम रो रहे हैं, हम दुखी में हैं, दुख में हैं। अगर हमारे चेहरे पर मुस्कान है तो इसका मतलब हम खुश हैं। अगर हमारी आंखें एकदम लाल है, गुस्से में है, तो इसका मतलब हम कैसे हैं? क्रोध में हैं। तो जो हमारे अंदर भाव, या किसी भी प्राणी के अंदर जो भाव पहले से विद्यमान रहता है उसे ही रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस। तो देख सकते हैं यहाँ पर है रस के अंग। अगर कोई पूछता है कि रस के कितने अंग होते हैं तो रस के 4 अंग होते हैं।
पहला अंग होता है अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। इसके बारे में आपको बताऊंगा, ध्यान समझिएगा कि किसी भी प्राणी के अंदर जो भाव पहले से विद्यमान होते हैं उसे अस्थाई भाव कहते हैं, और अगर वह भाव जो हमारे अंदर है अगर हम उसको आपके सामने व्यक्त करते हैं तो उसे क्या करते हैं, विभाव। जैसे अगर मैं रोने लगूं, आंखों से आंसू करे, तो आप उसको देखकर अनुभव करेंगे कि मैं रुद्र अवस्था में हूं, तो अनुभाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनुभाव। और अगर मैं कुछ देर रोने के बाद चुप हो जाऊंगा तो उसे संचारी भाव कहेंगे या उसे ही व्यभिचारी भाव कहेंगे। नहीं समझे ना? आओ एग्जाम्पल समझाते हैं। यहाँ पर सेकंड पेज है और रस कितने भाग होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। जैसे एग्जाम्पल समझो कि यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ पर क्या है, लड़की, और ये क्या है, कोबरा सांप है। ये क्या है, कोबरा सांप। और यहाँ पर ये क्या है, लायन यानी शेर है। तो आप बात करते हैं अस्थाई भाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं, संचारी भाव किसे कहते हैं, व्यभिचारी भाव कहते हैं किसे। अब कहोगे भैया कहीं आता होता नहीं है। अगर बाबू आता ना होता तो आपके टॉपिक में होता क्यों? और अगर आप जानते रहोगे किसी की बोलती बंद कर दोगे। और टीचर आपको पढ़ाते हैं तो आप केवल बताते हैं कि रस के 4 भाग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब ये नहीं बताते कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं, संचारी भाव किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई व्यक्ति के अंदर जो भाव पहले से विद्यमान है, जैसे हंसना, रोना, गुस्सा होना, क्रोध करना, ये सारे जो भाव पहले से व्यक्ति के अंदर विद्यमान है उसे अस्थाई भाव कहते हैं। जब ये भाव अंदर से जगते हैं, अंदर से क्या करेंगे, जगेंगे। मैं मुस्कुरा दिया तो मेरे होठों की मुस्कुराहट बता दी कि मैं हास रस में हूं। मैं रो दिया, आंखों से आंसू गिरा, इसका मतलब क्या, कि मैं एकदम ज्यादा दुखी अवस्था में हूँ, शोक रस में हूँ। तो जब आपके अंदर से जो भाव जगता है उसे विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाव। और विभाव के बाद आता है 2 प्रकार। क्या आता है, 2 प्रकार। विभाव कितने प्रकार के होते हैं, 2। अगर हमारे अंदर जो भाव है जगह है, जिसके माध्यम से जगह है उसे आलम्बन कहेंगे, और जिसके तरीके से जगह है उसे उद्दीपन कहेंगे। और अगर ये भाव का आपने देखकर अनुभव किया कि आप हास रस में हैं, आप करुण रस में हैं, तो उसे अनुभाव कहेंगे। और कुछ देर के बाद अगर आप हंस रहे हैं, आप गुस्से में हैं, आप रो रहे हैं, आप पहले जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे, उसे संचारी भाव कहेंगे। एग्जाम्पल में समझो ध्यान से। ये लड़की जहां है वहां मैं, मेरे इस तरफ सांप कोबरा है, मेरे इस तरफ क्या है, शेर है। और अगर इधर से कोबरा सांप आ रहा है, कह रहा है मुनी सास तो कम काटब, शेर कह रहा है मैं तुमको खाऊंगा, तो मैं बीच में खड़ा हुआ। मेरे अंदर हंसना, रोना, गुस्सा होना, डरना, ये सब चीजें हैं भय नामक अस्थाई भाव। अब मैं डरूंगा, हाय मैं डर जाऊंगा, नाम तेरे कर जाऊंगा, ठीक है। तो सांप को देखकर मेरे अंदर क्या हुआ, रोवा रोवा खड़ा हो गया, मैं डर गया। हाय मैं क्या हो गया, डर गई, सॉरी मैं डर गया। जब मैं डर गया, मेरा रोवा रोवा खड़ा हो गया, मैं डर गया। इसका मतलब क्या, कि मेरे अंदर भय नामक अस्थाई भाव जगा। जगाने का माध्यम क्या है, सांप और शेर। तो ये जो माध्यम होता है इसे आलम्बन कहते हैं। और सांप एक बार कहे फुफकार दे और शेर एकदम दहाड़ दे, तो सांप का फुफकारना और शेर का दहाड़ना क्या हो गया, उद्दीपन हो गया। और सांप और शेर का है आलम्बन। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर जो भाव पहले से है वो जिसके कारण जगता है, यानी जो माध्यम होता है उसे आलम्बन करते हैं, जो उसका तरीका होता है उसे उद्दीपन करते हैं। और मेरे रोए रोए खड़े हो गए, मैं डर गया, तो आपने देखा क्या, कि मैंने अनुभव किया, आपने अनुभव किया कि मैं डर गया हूँ, तो ये अनुभाव हो गया। और इन दोनों के चले जाने के बाद मैं फिर से वैसे ही हो गया, तो ये क्या हो गया, संचारी भाव हो गया। तो ये था स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जो कि आपके सामने मैंने समझाया। अब आते हैं आगे कि रस के प्रकार। रस मुख्य रूप से 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 11। अगर कोई पूछे कि मुख्य रूप से रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 11 होते हैं। और प्रत्येक रस का अपना एक अस्थायी भाव होता है। तो 11 प्रकार के जो रस होते हैं उनका प्रत्येक रस का अपना एक अस्थायी भाव होने का मतलब कि आपका एक स्कूल का नाम होगा और आपका एक घर का भी नाम होगा। ठीक वैसे ही 11 प्रकार के रस होते हैं, उन रसों का अपना एक अस्थायी भाव होता है। जैसे देखो, मानव का वैज्ञानिक नाम अलग है, शेर का अलग है, पक्षी का अलग है, वैसे ही आपके स्कूल का नाम अलग है, घर का अलग है। वैसे ही रस मुख्य रूप से 11 होते हैं, इनका अस्थायी भाव क्या होता है, अलग। जैसा कि यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा है रस के और रस उनके अस्थायी भाव, यानी प्रत्येक रस का नाम दिया है और प्रत्येक रस के साथ उनका अस्थायी भाव है। जैसे पहला रस कौन सा है, श्रृंगार रस। इसका अस्थायी भाव रति होता है, जो कि 2 प्रकार के होते हैं श्रृंगार रस। एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है मेरा बच्चा संयोग श्रृंगार, और एक होता है वियोग श्रृंगार। क्या होता है, वियोग श्रृंगार। यानी जब कभी नायक और नायिका के बारे में वर्णन किया जाता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। और अगर नायक और नायिका अगर आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, क्या करते हैं, मिल जाते हैं, तो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं।
और किसी कारण अगर नायक और नायिका बिछड़ जाते हैं, क्या होते हैं, बिछड़ जाते हैं, तो उसे क्या करते हैं, वियोग। और अगर मिलेंगे तो क्या होंगे, दोनों खुश होंगे बच्चा, और अगर बिछड़ेंगे तो क्या होंगे, दुखी होंगे। तो दिमाग में रखना है कि श्रृंगार रस का मतलब होता है नायक और नायिका का वर्णन। जहां नायक नायिका मिलेंगे उसे संयोग श्रृंगार कहेंगे। संयोग का मतलब होता है मिलना, मिलना का मतलब होता है खुशी, और अगर बिछड़ेंगे तो वियोग हो जाएगा। वियोग का मतलब होता है दुख, यानी बिछड़ना, अलग होना। इसका स्थायी भाव रति है। देखो श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम, प्रेम पवित्र होता है, और प्यार क्या होता है, स्वार्थ होता है। तो जो श्रृंगार रस इसका स्थायी भाव रति है, यानी कामदेव की पत्नी का नाम रत था। कामदेव देवताओं बड़े सुंदर थे और रति देवियों बड़ी सुंदर थी, इस वजह से श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रत। एक एग्जाम में क्वेश्चन और पूछता है कि रसों का राजा किसे कहते हैं, तो श्रृंगार रस को ही रसों का राजा कहते हैं। आगे आती है बात हास रस की। तो हास रस का स्थायी भाव बच्चा हास होता है। फिर आता है रौद्र रस, तो रौद्र रस का स्थायी भाव बच्चा होता है क्रोध। फिर आता है करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव होता है बच्चा शोक। फिर आता है वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। आता है अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य या विस्मय। फिर आता है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। फिर आता है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव होता है भय। फिर आता है शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है बच्चा, निर्वेद होता है। फिर आता है वात्सल रस, इसका स्थायी भाव वात्सल होता है। जहां पर माँ और पुत्र के बारे में या प्रेम के संबंध में बात की जाए उसे वात्सल रस कहते हैं। और इसके बाद मेरा बच्चा है भक्ति रस। भक्ति रस का होता है अनुराग, जहां पर भक्ति होती है वहां अनुराग होता है। अनुराग का मतलब होता है प्रेम। तो ये आपके 11 प्रकार के रस हो गए और इनका स्थायी भाव हो गया। आपके 10 के जो बच्चे छात्र छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके एग्जाम में हमेशा और हमेशा बच्चा अस्थायी भाव से क्वेश्चन पूछता है। वो कहीं कहीं श्रृंगार रस का नाम दे देगा, हास का, करुण का, रौद्र रस का, विभत्स का, करुण रस का, किसी भी रस का नाम देगा। ऑप्शन में कह देगा किसका स्थायी भाव निम्न में से कौन है। यह कहीं अस्थायी भाव दे देगा, कहेगा 21 रस का स्थायी भाव है। तो ये चार्ट जो है स्क्रीनशॉट मार लो तुरंत, और इसको दिमाग में रखो और याद कर लो। तुरंत स्क्रीनशॉट मारो बच्चा और इसको याद कर लो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। आगे देखते हैं अब सामान्य हिंदी के जो हमारे छात्र हैं कक्षा 12 के, वो ध्यान देंगे क्योंकि आपको एग्जाम में इसको लिखना पड़ता है। तो लिखने के लिए आप क्या करोगे, आप परिभाषा लिखोगे कि जब रति नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव या व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव कहते हैं, आदि के द्वारा पुष्टि होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। और श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं, 2 भेद होते हैं, चाहे आप भाग कहो चाहे आप भेद कहो। ओके, मैंने आपको बताया था संयोग श्रृंगार और इसे वियोग श्रृंगार कहते हैं, या आप इसे कह सकते हैं विछड़न या मिलन। तो आपके दिमाग में आ गया कि अगर आपको लिखना होगा तो आप कह सकते हैं कि जब रति नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्टि होती है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, जिसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब आगे देखो भैया, संयोग और वियोग को बड़ा अच्छे से डिफाइन किया हूं ताकि भविष्य में आप कहीं खड़े हो ना तो किसी को बता पाओ बच्चा। संयोग श्रृंगार की अगर बात करता हूं तो जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, आलिंगन का मतलब होता है गले मिलना। क्या होता है बच्चों, गले मिलना। वार्तालाप की मतलब होता है बातचीत आदि का वर्णन होता है, तब वह संयोग श्रृंगार रस होता है। यानी कहने का मतलब नायक और नायिका किसी भी दशा में आपस में अगर मिलते हैं तो उसे हम संयोग श्रृंगार करते हैं। एग्जाम्पल में देखो, कहा बतरस लाच लाल की, हाय हाय मुरलीधरी लुकाई, असौह करे भवहनि हसे, देन कहाँ नट जाए, देन कहाँ नट जाए। बात करने की रस में, बत रस का मतलब बात करने की रस में, लालच माने लालच में, लाल माने कन्हैया की, प्रीपोजिशन है की, मुरली को धरी में रख देती है, लुकाए माने छिपा कर। राधा रानी कन्हैया से बात करने की लालच में, बात करने की लालच में कन्हैया की मुरली को छुपा कर, लुकाई का मतलब छिपा कर धरी में रख देती है। और जब कन्हैया पूछता है कि वेयर इज माय फ्लूट, मेरी बांसुरी कहाँ है, तो सौ माने कसम खा के, भवहन का मतलब होता है भवों से, इन भवों से हंसे में हंसती हैं और हंसते हुए कहती हैं। कन्हैया पूछता है दे दो मेरी बांसुरी, तो देने समय क्या करती है, नट, नट में क्या होता है शरारत, चाय मिस करती है, शरारत करती है कि मैंने कहा लिया है, कौन कहा, कौन बताया मैंने बांसुरी लिया, मैंने नहीं लिया। तो देते समय माता क्या करती हैं,
राधा रानी नटखट करती है, सरल करती है। तो यहाँ पर कन्हैया नायक है और माँ राधा रानी क्या है, नायिका है। तो दोनों के आपस में क्या हो रहे हैं, मिलन। तो इस वजह से कौन सा श्रृंगार हो गया, संयोग श्रृंगार हो गया। समझ में आया। अब आती है बात वियोग श्रृंगार की। तो जहां पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। तो वियोग श्रृंगार रस कब होगा कि भाई परस्पर प्रबल प्रेम, प्रबल का मतलब ताकत, शक्ति, प्रेम बहुत अच्छा है लेकिन उनका मिलन ना हो पाए आपस में, तो उसे वियोग श्रृंगार रस कहेंगे। एग्जाम्पल में देखो कहा गया है कि ऊधो मन भये 10-20, ऊधो मन भये 10-20, एक वो तो सो गयो शाम संग, अरे एक वो तो सो गयो श्याम संग, कौ राधे ईस, ऊधो मन भये 10-20, ऊधो मन भये 10-20। कन्हैया मथुरा से जब उद्धव को भेजे थे कि जाओ देखो कैसे क्या सिस्टम है, तो उद्धव ने कहा कि कन्हैया की आराधना छोड़ो, वो नहीं आएगा, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। तो माता राधा रानी और गोपिकाएं कहती हैं हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास केवल एक मन है, एक वो तो एक ही था जो गयो, जो जा चुका है, श्याम संग कन्हैया के साथ, कब और राधे, किससे आराधना करूं, इस मन भगवान। जो तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के बारे में कह रहे हो, उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए किस मन से हम आराधना करें। माता राधा रानी बहुत दुखी मन से आपकी कन्हैया को, उद्धव को बताती हैं कि इंद्री शीतल भई के सौ बिन, इंद्री शीतल भई के सौ बिन, जो देही बिन शीस, ऊधो मन भय 10-20। ज्ञान इंद्रिया, संपूर्ण ज्ञान इंद्रिया हमारे शरीर की हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, ये सब क्या है, ज्ञान इंद्रिया है। इन ज्ञान इंद्रियों के बारे में कहते हैं कि शिथिल, शिथिल का मतलब काम करना बंद कर देना। हमारी संपूर्ण ज्ञान इंद्रिया शिथिल हो गई है भाई माधव बिन, यानी कन्हैया, माधव का मतलब कन्हैया, कन्हैया के बिना हमारी संपूर्ण ज्ञान इंद्रिया शिथिल हो गई हैं। कहो जो देही विशेष, जैसे इतना बड़ा शरीर है, देही बिन शीश, अगर सर को मैं अलग कर दूं अपने, इस बॉडी का कोई काम नहीं है, न इस सर का कोई काम होगा या इस बॉडी काम होगा। ठीक वैसे ही राधा रानी गोपिकाएं सब कोई उद्धव से कहते हैं कि उद्धव हमारी संपूर्ण ज्ञान इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, जैसे देही बिन शीश अर्थात बिना शरीर के सर। तो आप सोच के देख सकते हैं, माता कन्हैया से दूर है और कन्हैया का मतलब नायक और माता राधा रानी का मतलब नायिका, वे बिछड़न है, अलग हुए हैं, तो वियोग श्रृंगार हो गया। अब इसके बाद आता है बच्चा हमारा करुण रस। क्या आता है, करुण, और इसके बाद तुरंत ये वीर रस। तो आइए दोनों का पोस्टमार्टम करते हैं, रिपोर्ट आपके सामने रहेगी। करुण का मतलब होता है दुख। क्या होता है, दुख। तो आगे बच्चा, शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। अथवा, अथवा यानी ई लिखो चाहे इसको लिखो, लिखा है इस्पत, इष्ट वस्तु के नाश से जब हृदय में क्षोभ दुख उत्पन्न होता है, उससे उत्पन्न क्षोभ दुख को करुण रस कहते हैं। अर्थात किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु स्थान के खो जाने या अनिष्ट हो जाने यानी मर जाने या दूर हो जाने के बाद हृदय में जो दुख भाव उत्पन्न होता है, उससे ही हम क्या कहते हैं, शोक रस कहते हैं, या करुण रस कहते हैं, जिसका स्थायी भाव शोक होता है। एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिए मन में कि जिस एग्जाम्पल से दुख उत्पन्न। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें आपको दुख उत्पन्न होगा। जैसे बात उस समय की है जब भगवान श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और राम जी दुखी थे। बात उस समय की भी है जब माता राधा रानी का, माता सीता का क्या हो गया था, माता सीता का हरण हो गया था। समझे। तो आगे देखते हैं वीर रस। वीर रस में लिखा है उत्साह नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति होती है। अब इसमें ध्यान से देखो, उत्साह, वीरता, अगर आपके अंदर वीरता है, आप ताकतवर हैं, तब तो आप उत्साहित रहेंगे। अब मैं कह दूं कि वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं। अब किसी को कह दो इतना शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, तुम्हारे शरीर में खून ही खून है, पर अपने देश के लिए तुम इतना नहीं कर सकते,
तो जोश आ जाएगा, जुनून आ जाएगा। वैसे ही है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वजा कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो ये आपका टॉपिक था बच्चा। आगे है हास्यरस, ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपके टाइम का भी हमें ध्यान देना है ना, उस टाइम के हिसाब से आपके टॉपिक क्लियर होने चाहिए। ठीक है, हास्यरस, हास का मतलब हंसी, ही। तो कोई भी ऐसी घटना या किसी भी व्यक्ति के वाणी वेशभूषा को देखकर हृदय में जो हास्य नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हास्यरस कहते हैं। पर लिखना कैसे है, तो लिखेंगे किसी विकृत वेशभूषा। विकृत क्या होता है, विकृत का मतलब होता है सेट न पहनना। जैसे मान लीजिए कि आपका बटन यहाँ पे लगाना है, अब ये वाला बटन यहाँ लगा दीजिए, ये वाला बटन यहाँ, तो शर्ट ऐसे हो जाएगी, तो देखने में अच्छा लग रहा है नहीं, तो उसे कहते हैं विकृत। कहा गया है कि किसी विकृत वेशभूषा, वेशभूषा का मतलब पहनावा यानी कपड़ा, चेष्टा आदि को देखकर हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब हास रस की निष्पत्ति होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि जेहि दिस बैठे नारद फुली, असोहि दिस तेहि न बिलो की भूल, अरे पुन पुन मुनि उम गही अकुलाई, देखी दशा हरगन मुस्काई। तो ये थी आज की पंक्तियां जो कि आप देख सकते हैं। मैं आपको चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एक पेज का स्क्रीनशॉट। तो आपका ये पेज है मेरा बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए और इसके बाद आप लेंगे तुरंत वीर रस का, ये है आपके सामने, तुरंत वीर रस करुण उसका समावेश है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कंप्लीट। ये रहा आपका भैया सिंगारस, इसका तुरंत आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सिंगारस हो गया कंप्लीट आपका। संयोग सिंगार बीच में वियोग है और इसके तुरंत बाद आपका है सिंगारस, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। बहुत अच्छे, वेरी गुड मेरा बच्चा। अब इसके ऊपर देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, देर मत करिए, वीडियो को पॉज करके तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। और इस फिगर का समझने के लिए आप ले सकते हैं कि हाँ स्थायी भाव किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं, संचारी भाव किसे कहते हैं। और इसके बाद आपके सामने अगर पूछता है कि रस क्या होता है, कहाँ से निष्पत्ति होती है, आप इसके लिए ले सकते हैं, कितने भाग होते हैं, इसके लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो गया कंप्लीट। चलो, तो ये था आज का बहुत प्यारा सेशन। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। आज का सेशन कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके बताइएगा बच्चों। आपके प्यार की और आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। क्या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन जरूर दबा देंगे। और अगर आपके पास ग्रुप है, आपके पास कोई मित्र हैं, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं कि मनीष सर नाम के टीचर हैं, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं। और हमारे कांटेक्ट नंबर भी हैं, आप इस कांटेक्ट नंबर से भी हमसे पीडीएफ मांग सकते हैं। या कोई राय आपकी हो कि सर जी हमको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, या कोई समस्या हो, इस चीज का निपटारा कैसे करना है, पढ़ाई से संबंधित, किससे संबंधित, पढ़ाई से संबंधित अगर आपको कोई समस्या है तो मैं आपके लिए 24 घंटा खड़ा हूं। यू कैन आस्क विथ मी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। थैंक यू सो मच। नमस्कार। एक बार फिर से करना चाहूंगा मनीष की वीडियो में। मैं मनीष श्रीवास्तव आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को पूरा देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।